हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशहर एंड इमोशंस। आई होप आप सब बच्चे अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपका ये साल बहुत 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 अच्छा जाए, आपकी लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले और आप हर एक राइट एरिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, आप प्रॉस्पेरिटी को टच करो। और उम्मीद करती हूँ हर एक लड़की उस हाइट को छुए जिससे वो किसी की ज़रूरत ना पड़े। आई मीन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, इमोशनली स्ट्रांग बने और इंटेलिजेंट बने। आई विश ये सबको मिले। ईबो और जान अब वहाँ बैठे हुए थे और बाकी वहाँ की सारी फैमिली बैठे हुई थी, बस वेट कर रहे थे। तो जो वांगजी के फादर है, विंग का फादर है, उनके कुछ बोलने का शावी जिसने बताना स्टार्ट किया कि जिस दिन उन्हें ये मालूम पड़ा था कि वो उन लोगों के ऊपर ड्रैगन किंगडम वाले लोग हमला करने वाले हैं, तो वो वहाँ गए थे। फिर क्या हुआ था, तो यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ फीनिक्स किंगडम में जब उनको पता चला कि ड्रैगन किंगडम वाले हमला करने वाले हैं, तो जो सब लोग उसके युद्ध के लिए जा रहे थे, वहाँ पर पता नहीं क्यों जो शावी था उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा, कोई डार्क एनर्जी जैसा, कुछ गलत होने वाला है ऐसा। लेकिन फिर भी वो युद्ध के मैदान में पहुंचा। वो लोग लड़ रहे थे। शावी को पता था कि सामने वाला इंसान उसकी वाइफ का भाई है, वो ऐसे इस इंसान को नहीं मार सकता। सामने वाला इंसान भी शायद यही सोच रहा था, मतलब जो चिंगेनुन था वो भी यही सोच रहा था कि उसके भाई का हस्बैंड है, वो इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, किसी भी हाल में नहीं पहुँचा सकता। सॉरी, सामने वाले इंसान का नाम ईजाओ है, तो ईजाओ भी यही सोच रहा था। वो दोनों लड़ तो रहे थे, लेकिन आपस में एक दूसरे को वो गहरी चोट नहीं पहुंचा रहे थे। उन दोनों को पता भी नहीं चला कि वो लड़ते लड़ते कब एकदम सुनसान से एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं है। उन लोगों ने आसपास देखा, यहाँ पर चारों तरफ बस हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और स्केल्टर डले हुए हैं, मतलब होता है ना अंदर जो बॉडी रहती है हड्डियों वाली, वो पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आई, तो तुम दोनों यहाँ आ ही गए हैं। पीछे वाली एक लेडी खड़ी थी। इन दोनों ने पीछे देखा। पीछे वाली लेडी जो तुरंत ही एक ब्लैक स्मोक में बदल के उनके चारों तरफ फैल गई। उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनकी बॉडी वहाँ पर स्टिफ हो गई थी, उनकी बॉडी वहाँ निढाल होकर गिर गई थी। उन्हें बस इतना समझ आया कि उनकी सोल उनकी बॉडी से निकल रही है। अब जो वो थे, वो सोल थे, वो सोल जो कि आसमान में उड़ गई थी एकदम। जो वाइट कलर के दो छोटे छोटे से बॉल बनकर आसमान में उड़ रही थी उनकी बॉडी के ऊपर। उन दोनों की बॉडी निढाल नीचे पड़ी हुई थी। उस लेडी ने उन दोनों की बॉडी को हवा में उठाया और वो अपने साथ उन दोनों बॉडी को ले गई। उन्हें कुछ मंत्रोच्चारण से, एक ब्लैक मैजिक के साथ में उसने उन्हें सील कर दिया और उन दो बॉल्स को उसने एक बॉटल में कैद कर दिया। उन्हें ले जाकर उसने एक गुफा में, जिस गुफा में वो लोग थे, मतलब जिस गुफा में उनकी जो बॉडी थी उसको बंद किया था, उसी गुफा में उसी बोतल को, उनकी सोल को बंद कर दिया था। उनकी जो बॉडीज़ थी उनको ज़मीन के अंदर दफना दिया गया था और ऊपर से बहुत सारे लोगों की बलि दे दी गई थी, इंसानों की, जो वो ह्यूमन रेलम से पकड़ के लेके आए थे। उनकी वहाँ पर हड्डियाँ, मांस ये पड़ा हुआ था और उसमें खून का तालाब बन चुका था। और वहाँ ऐसा था कि यहाँ हर एक साल में बहुत सारी बलियाँ देनी पड़ेंगी इन्हें यहाँ कैद रखने के लिए, और यहाँ कोई और आना नहीं चाहिए, किसी और का टच इनकी बॉडी को यहाँ से आज़ाद कर देगा। ये सब कुछ ऐसा हुआ था। तो जो दो बॉल्स को बॉटल में बंद किया गया था, वहाँ पे डायंस रहा करती थी, बहुत ज़्यादा रहा करती थी और पहरा दिया करती थी। यहाँ रहते रहते उन्होंने कुछ डायनों को बात करते हुए भी सुना। ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं ना, हमारे झांसे में इतनी आसानी से जाते हैं। दूसरी डायन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वैसे भी हज़ारों साल पहले भी तो यही हुआ था। पर बात यह है कि इन सब का जो राजा था, इन सब का राजा जो पूरे किंगडमों को राज करता था, मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम? उस डायन ने कहा, हाँ समझ रहे हैं, वही वैम्पायर ना जो अपने आप को यहाँ पूरी दुनिया का राजा कहा करता था। कितना घमंडी था वो। लेकिन देखो, हमने उसे कैद कर लिया है और उसे बंदी बना लिया, और इल्ज़ाम भी कितना अच्छा लगाया ना हम लोगों ने कि ये सारा युद्ध, ये सब कुछ उन दोनों किंगडमों को किया गया है जो कि इसके प्रिय मित्र हुआ करते थे। वो डायने आपस में बात कर रही थी
असल में हज़ारों साल पहले वैम्पायर, फीनिक्स और ड्रैगन्स मिलजुल कर रहा करते थे और सब लोगों को एक साथ रखा करते थे। फीनिक्स लोग जो थे वो ज़्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं किया करते थे। वो इन दोनों किंगडम के अलावा और ज़्यादा किसी के साथ रहा भी नहीं किया करते थे। इन दोनों किंगडमों के साथ में ही रिलेशन बनाया करते थे। जो ड्रैगन्स थे वो सबके साथ रिलेशन बनाया करते थे, सब लोगों से मिला करते थे। जितना व्यापार होता था, सब कुछ जो रिश्ते संबंध हुआ करते थे वो ड्रैगन किंगडम वाले लोग संभाला करते थे। फिनिक्स किंगडम वाले लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और वैम्पायर लोग बुरी शक्तियों से सबकी रक्षा किया करते थे। ये सब कुछ चलता था। ये लोग आपस में बड़े मिलजुल कर रहा करते थे तीनों किंगडम। लेकिन कभी भी ड्रैगन्स ने वैम्पायर्स के साथ शादी नहीं की और ना फिनिक्स ने की। इस बात से ड्रैगन जो वैम्पायर लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग उन्हें अपने काबिल नहीं समझते, या फिर इनके लोग ये समझते हैं कि यहाँ के अल्फाज मामूली हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो वहाँ एक अल्फा रहा करता था जो कि वैम्पायर किंगडम के किंग, जिनका नाम था लैन सैन, उनका दोस्त हुआ करता था मिंग्याओ। हाँ, मिंग्याओ एक बहुत घटिया किस्म का इंसान था। उसे ड्रैगन्स में कुछ ज़्यादा ही रुचि हुआ करती थी। तो उसने सोचा था कि वो किसी ड्रैगन लड़की को लेकर आएगा और उसके साथ में इंटीमेट होगा। उसने ये सब कुछ अपने मन में सोच रखा था। वो गया भी, उसने एक लड़की को पकड़ा और वो उसे लेकर भी आ गया। उसके साथ उसने बहुत बुरा कांड किया। इसके बाद में तो बहुत हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिस लड़की को वो उठाकर लेके आया था वो उस टाइम के ड्रैगन प्रिंस की बहन हुआ करती थी और इसलिए उन लोगों के बीच में युद्ध होने लगा। फीनिक्स किंगडम वाले लोगों को भी इस बात पर यकीन था कि इन लोगों ने ही यही सब कुछ किया है। अब वैम्पायर किंगडम का किंग ये बोल रहा था, मतलब लैनसन ने बोला कि वो उस लड़के को इन लोगों के हवाले कर देगा, इसमें उसके किंगडम की कोई गलती नहीं है। लेकिन दोनों किंगडम वाले बोल रहे थे कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तुम्हारी गलती है। इस बात से लैनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने गुस्से पे कभी काबू कर ही नहीं पाया है, आज तक नहीं। इसलिए वो उन लोगों को मारने लगा और इस बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध होने लगा, आपस में लड़ाई होने लगी, बहुत ज़्यादा मार ताड़ होने लगी। उस लड़ाई में उस समय के जो फीनिक्स थे और ड्रैगन थे, उन दोनों ने मिलकर उस जो वैम्पायर था उसे बेहद कमज़ोर कर दिया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। अब बात ये थी कि ये फीनिक्स और ड्रैगन थे, ये लोग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। फीनिक्स वाले लोगों में से कुछ लोगों ने ड्रैगन्स के ऊपर हमला कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि ये हो कैसे सकता है, उनकी प्रजा उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये कैसे कर सकती है। लेकिन उन्होंने कर दिया था। ड्रैगन्स भी बाज नहीं आए, उन्होंने भी फीनिक्स पर हमला किया। तो जो ड्रैगन किंगडम का किंग था उसने फीनिक्स किंगडम के किंग के ऊपर हमला किया और फीनिक्स किंगडम के किंग ने ड्रैगन किंगडम के ऊपर हमला किया और इस बीच में उन दोनों के ही राजा मारे गए। इसके बाद से तो ये सब कुछ ऐसा हो गया था, फीनिक्स किंगडम वाले ड्रैगन किंगडम वाले लोगों से नफरत करने लगे, उनसे दूरियां बना ली, उनसे कभी मिलने ना जाना और उनका लोग कहीं भी वहाँ आता तो उसे जान से मार देना। फीनिक्स किंगडम के लोग यही किया करते थे, ड्रैगन किंगडम के लोग भी यही किया करते थे। उन्हें कोई फीनिक्स दिखता तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते थे, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। हज़ारों सालों तक ये जाति चलती रही। असल में ये सब कुछ इन सब ने जानबूझकर नहीं किया था। मिंग्याओ जिसने ये सब कुछ किया था वो एक्चुअल में काले देवता की पूजा किया करता था, जो कि वैम्पायर असल में करते भी थे। लेकिन यह ट्विस्ट ये था कि उसने ड्रैगन्स का साथ दिया था, उनके साथ करता था और ड्रैगन्स के साथ में नहीं, जो डायने होती थी उनके साथ में किया करता था। तो वो डायने उसका ब्रेन वॉश किया करती थी और वो सच में एक ईविल स्पिरिट हुआ करता था। तो उसने उनकी सारी बातें मान ली और उसने वही किया। उन्होंने कहा था कि किसी ड्रैगन लड़की को तुम लेकर आते हो और उसके साथ ये सब कुछ करते हो, उसकी बलि चढ़ा देते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शक्तियों के रास्ते खुल जाएंगे। यही सब हुआ था। लेकिन इसके बाद में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी, ये सब कुछ होने लगा और ये सब कुछ असल में उन डायनों का ही प्लान था, क्योंकि उन डायनों को कैद करके रखा गया था। उनमें से कुछ डायने पता नहीं कैसे लेकिन आज़ाद हो गई थी। हज़ारों सालों की कोशिशों के बाद में वो आज़ाद होंगी ही, तो वो आज़ाद हो गई थी। उनकी जो डायने थी वो वैम्पायर किंगडम के संरक्षण में रहा करती थी। वो उनकी एक तरह से उनके ऊपर निगरानी किया करता था। लेकिन युद्ध के चलते बाकी डायने भी फ्री हो गई और उन्होंने ही जो ड्रैगन्स थे और फिनिक्स थे उन्हें पोजेस करके आपस में लड़वा दिया था, एक गलतफहमी पैदा कर दी थी। और क्या किसी को लगता है कि वैम्पायर को इतनी आसानी से कोई हरा सकता है? क्योंकि वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, एक फिनिक्स से भी ज़्यादा ताकतवर। ड्रैगन 3rd पोजीशन पे, फिनिक्स 2nd पे और वैम्पायर 1st पे आएगा।
पावर के मामले में, तो वो उसे कैसे हरा सकते हैं। लेकिन उन दोनों ने मिलकर उसे हराया, क्योंकि उनके पीछे वो डायन ने भी उनका सपोर्ट कर रही थी एक तरीके से ब्लैक मैजिक के ज़रिए। इसलिए वो कैद हो गया था, उसके वैम्पायर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया था, उसकी बॉडी को जला दिया गया था। उसकी बॉडी को जला करके उसकी जो राख थी उसे ह्यूमन रेलम में ले जाकर वहाँ दफनाया गया था। उस पर स्पेल पड़ दी गई थी कि वो यहाँ पर इस चक्र में फंस जाएगा, यहाँ बार बार जन्म लेगा बिना मेमोरी के, और उसके वैम्पायर को वहाँ बंद कर दिया गया था। उसकी किंगडम में जितने अदर वैम्पायर्स थे उन्हें भी बंद करके वहाँ एक खुफिया कमरे में, जो कि ड्रैगन किंग का था, वहाँ पर जो डायने थी उन्होंने रख दिया था। उस पूरे किंगडम पे उनका कब्जा हो गया था पूरी तरह से, वो किंगडम ही गायब कर दिया था उन लोगों ने। बैक टू द स्टोरी, जो चिंगेनचुन मतलब जो ईजाव था और शाओ भी था, वो लोग इन डायनों की बातों को सुनकर बस हैरान थे कि अब तक वो जो लड़ते हुए आ रहे थे ये सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस वो लोग ऐसे ही लड़ रहे थे, उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर वो डायने बोल रही थी कि इस बार भी तो उन्होंने वही किया था ना, उन्होंने तो ड्रैगन किंग को पोजेस कर लिया था, उसके मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई थी, उसे जो सपने आ रहे थे वो उन्हें असली समझ रहा था। बताओ क्या इंसान है ना, उसने असली समझ लिया कि उसके किंगडम के लोगों को फीनिक्स मार रहा है, जबकि उसे तो पता ही नहीं है फीनिक्स को किसी ड्रैगन को नहीं मारता, वो तो उल्टा उन्हें एक अलग गांव में रखता है। कितना बेवकूफ़ इंसान है ये, कितना बेवकूफ़ क्रिएचर है। सच में ये क्रिएचर ना पागल होते हैं, सच में पागल होते हैं। सबसे ज़्यादा स्मार्ट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हम डायने हैं। दूसरी तरफ जो वैम्पायर वहाँ था वो हज़ारों सालों से बंद ज़रूर था, लेकिन उसकी शक्तियाँ जो कि पहले बहुत कम हुआ करती थी अब बढ़ती जा रही थी, और वो ऐसा कर सकता था कि अपने आसपास थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो जैसे ही उसे उस दिन एहसास हुआ कि कोई दो अलग शक्तियाँ इस गुफा में आई है, उस वैम्पायर ने कोशिश की उन दो शक्तियों को कुछ आज़ादी देने की, ताकि वो यहाँ से निकल सके। उसने बहुत ट्राई किया, फाइनली कुछ सालों बाद वो इस चीज़ में कामयाब हुआ। तो जब ईजाओ को लगा कि उसे अपने बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उसकी सोल का कुछ हिस्सा जो वाइट रोशनी थी वो अपने किंगडम में घूमने जाया करता था। उसने वांगजी को देखा, मतलब ईबो को देखा, ईबो जो अपने रूम में बुरे सपनों से जूझ रहा होता था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता था। तो वो जो ईजाओ की हाफ सोल है या वो छोटा सा हिस्सा है सोल का, वो उसके माथे पे जाके टच करता था, और वो उसका फादर था। तो ईबो तुरंत ही होश में आ जाया करता था, और हमने पिछले एपिसोड्स में देखा भी है कि एक छोटा सा टाइनी वाइट बॉल आसमान में उड़ता है और ईबो को टच करता है, ईबो इससे होश में आ जाया करता था। और ये बॉल कुछ टाइम बाद पूरी तरह से रिलीज़ होने पे आ गई थी। बहुत ज़्यादा ऐसा था कि अब पावर डायनों की कम होने लगी थी, क्योंकि जो वैम्पायर था उसकी पावर इंक्रीज़ होने लगी थी, अलग से तरीके से इंक्रीज़ होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अलग ही फोर्स है जो उसे पावर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो फोर्स क्या था उसे भी नहीं पता। फाइनली डायन थोड़ी बहुत कमज़ोर होने लगी थी, और इसीलिए ही तो सान उनका पता भी लगा पाया और इतनी सारी मिस्ट्री सॉल्व भी कर पाया। और उस दिन वो छोटा सा टाइनी बॉल पूरे जगह पर घूम रहा था, क्योंकि वो बोलना चाह रहा था ये कि वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं, पर वो कैसे बोले, वो तो सोल है ना। जिस दिन फिर जान, ईबो और हाइक्वान वहाँ पहुँचे थे, तो वो तीनों अंदर जा पाए थे, क्योंकि उनका उस गुफा के अंदर कनेक्शन था। ईबो का अंदर कनेक्शन था, आइकॉन का अंदर कनेक्शन था, क्योंकि उसके बाबा अंदर थे, उनकी सोल अंदर थी। सान का भी अंदर कनेक्शन था, उसके बाबा की सोल भी तो अंदर थी। तो इसलिए वो तीनों अंदर जा पाए थे, और कोई उस गुफा के अंदर जा ही नहीं पाया था। और जब हाइक्वान उस तालाब में गिरा था, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बदल गई थी, और उनकी जो दो बॉडीज़ थी नीचे जो कि डिहाइड्रेटेड थी, मतलब वो ख़राब नहीं हो सकती थी, वो बॉडीज़ वहाँ से गायब हो गई थी, और डायरेक्ट एक उसी दुनिया में पहुँची थी जिस दुनिया में जान की और ईबो की मॉम रहा करती थी पहले। अब वो वहाँ नहीं रहती हैं, वो तो ड्रैगन किंगडम में थी ना, तो वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। और कुछ टाइम बाद जब ईबो ने उस बॉर्डर को टच किया था और वहाँ से वो फूट गई थी एकदम से, और वो टाइनी बॉल्स निकल गए थे, वो वहीं भाग गए थे, क्योंकि उनकी बॉडी उन्हें खींच रही थी। वो मरे थोड़ी थे, उनकी बॉडी से उनकी सोल को अलग कर दिया गया था, और वो अलग क्रिएचर हैं, वो ऐसे नहीं मर सकते। और फिनिक्स को मारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिनिक्स को सिर्फ उसकी इंसानी बॉडी में ही मारा जा सकता है। अगर वो फिनिक्स बन के मरता है तो वो तो मर ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं मर सकता है, वो बार बार बड़ा होता है। फिर बैक टू प्रेजेंट, सान, ईबो, यानली सब लोग बस अपने जो पेरेंट्स हैं ना उन्हें घूर कर देखकर सुन रहे थे, एकदम हैरान होकर कि ये स्टोरी तो
अलग ही है, एकदम अलग। जो उन्होंने आज तक सुना है उससे बिल्कुल अलग। सान ने कहा, क्या फिर वो वैम्पायर था ज, 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 जो जो सामने था मेरे? उससे मैं मिला, बाबा मुझे अपनी दुनिया में लेकर गया था। सान के अंदर का ड्रैगन बोल रहा था। जो शाओ भी था उन्होंने कहा, वो तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर गया था, लेकिन क्यों? उसने कुछ तुमसे कहा था? सान ने याद करने की कोशिश की। उसे धुंधला धुंधला कुछ कुछ याद था। उसने कहा, कुछ खास नहीं, पर उसने मुझसे थैंक यू कहा था और कहा था कि फिर मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आया, फिर क्यों मिलेंगे हम? मैं उसे नहीं जानता। शाओ भी परेशान हो गया। उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, हो सकता है कि तुमने उसकी जान बचाई है इसलिए। सान ने भी कहा, हो सकता है। क्या वो अब अपनी दुनिया में वापस चला गया होगा? क्या वो उसका इंसान भी वापस आएगा बाबा? शाओ भी और ईजाओ ने कहा, हमें नहीं पता, यह हज़ारों साल पहले की कहानी है, जब हम सब मिलकर रहा करते थे। लेकिन अगर अब वो मिलकर रहने की कोशिश करता है तो हम उसे मना नहीं करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि वो फीनिक्स और ड्रैगन से कितनी नफरत करता है, क्योंकि उसे यही लगता होगा कि हमने उसे मारा था। सान ने कहा, वाह वाह, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे मान सकता है वो? क्योंकि वो भी तो वही था ना, जो कुछ आपने देखा सुना वो कुछ उसने भी देखा सुना। ईजाओ ने कहा, हाँ ये तो है। ईबो ने कहा, देखा बाबा, मेरा हस्बैंड कितना स्मार्ट है, उसका ड्रैगन भी कितना स्मार्ट है। ये सुनकर बस ईजाओ और शावी हंसने लगे। शावी ने कहा, ईजाओ ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। उसने ईबो की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा। ईजाओ ने कहा, सही कहा, और ये बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। उसने सान की तरफ पॉइंटिंग किया। सान ने कहा, कि क्या मतलब है आपका? मैं भी एक अल्फा हूँ, मैं भी अपने पापा की तरह हो सकता हूँ। जो शावी था वो हंसने लगा। वो सब लोग हंस रहे थे, काफ़ी लाइट माहौल हो गया था। उन लोगों ने फिर शादी के बारे में डिस्कस किया कि हाईकॉन और चेंग की शादी जो होने वाली है, यानली की भी शादी होने वाली है, यानली की प्रेगनेंसी वगैरह, इतनी ज़्यादा खुशियाँ उनके हाथ में थी ना, वो लोग बहुत खुश थे। और अब दोनों किंगडम में बस तैयारियाँ चालू हो गई थी। वेनचाओ भी वहाँ आ गया था नौकर बनकर, सर्वेंट। वी मतलब जुझान था ना, उसे इतना टॉर्चर कर रहा था इन दोनों कि वो बस सोच रहा था, उसे खुद भी दया आने लगी थी बेचारे वेनचाओ पे कि उसने बस थोड़ा सा छेड़ा ही था सान को, और सान इतना भयानक काम कर रहा है। एक तो उसके भाई को मार दिया, उसके फादर का तो जीना आराम कर दिया इसने। वैन रोहान के साथ भी वो यही कांड कर रहा था। उसे अलग अलग नोटिस भेजता रहता, इस किंगडम के पास जाओ ये डील करो, उस किंगडम के पास जाओ ये बात करो, इस किंगडम के पास जाओ उसे ये ऑफ़र करो। वो कुछ ना कुछ उसे भेजता ही रहता था। वैन रोहान परेशान था, और यहाँ वेनचाओ जो कि कहीं फ्लोर पर पोंछा लगा रहा है, जान जो कि वहाँ पर जानबूझकर अपने जूतों में मिट्टी लगाकर चलता था। वेनचाओ ने उसे घूर कर देखा। सान ने कहा, क्या देख रहे हो, करो जल्दी। वेनचाओ जो कि बस चुप रहा, क्योंकि सान अब अपने ड्रैगन के साथ में नहीं घूमता था, अपने अल्फा फॉर्म के साथ घूमता था, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाया करता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता है वेनचाओ के ऊपर। स्पेशली वो वेनचाओ को कई बार थप्पड़ मार चुका है। वेनचाओ मानता है कि उसने गलती की है, वो सच में गिल्टी फील कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो ज़िंदगी में कभी किसी ओमेगा के आसपास भी नहीं मंडराएगा। अगर कोई उसे खुद से भी अप्रोच कर लेना तब भी वो दूर भाग जाएगा, कभी किसी के आसपास नहीं जाएगा। वेनचाओ को अच्छा सबक मिल रहा था, और सान यही तो चाहता था। लड़की इंसान को सुधारना चाहता था वो, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। उस दिन वेनचाओ बेचारा बैठा हुआ था खाली। उसे बहुत भूख लगी थी, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आज उसे एहसास हो रहा था कि जब वो वेनचिंग को या वैनिंग को भूखा रखता था तहखाने में, तो उन्हें कितना बुरा महसूस हुआ करता होगा। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने अपने कज़न ब्रदर के साथ में अच्छा नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं वेनचाओ सुधरने के बारे में सोचने लगा था। बाय द ग्रेस ऑफ हमारा प्यारा प्यारा जान, क्योंकि जान ने उसके इतना टॉर्चर जो किया था, टॉर्चर के बाद समझ में आ रहा है इस गधे को। खैर वेनचाओ बैठ करके सोच रहा था, तभी वहाँ पर एक बच्चा दौड़ता हुआ, उसने कहा, हे यू, तुम चलो, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं मेले। वेनचाओ इस बच्चे को जानता है, ये वींग का बच्चा है, वो जानता है, मतलब जान का बच्चा है, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। उसने कहा, जी राजकुमार, चलता हूँ। वो हाँफ रहा था लेकिन चल रहा था। वो वहाँ आया, मतलब हॉल एरिया में, जहाँ पर सान फैल कर बैठा हुआ था। ईबो उसके पैर दबा रहा था। ये देखकर तो बेचारा वेनचाओ शॉक में कि ये क्या हो रहा है। सान ने कहा, याओ। उसने उसे नीचे बैठने के लिए कहा, और वो घुटनों के बल बैठ भी गया, मतलब वेनचाओ घुटनों के बल बैठ गया। सांजस ने तालियां बजाई। वहाँ पर लगभग 15 ओमेगास आ गई थी, फीमेल्स भी और मेल्स भी। सारे ओमेगास थे जो कि लो पावर कल्टिवेटर थे, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से लड़ नहीं सकते। वो वहाँ पर 15 थे। उसने उन सब की तरफ देखा और कहा, ले जाओ इसे।
उसने वेंचाओ की तरफ इशारा किया। वेंचाओ डर गया, क्या उसे ये ओमेगा से पिटवाने वाला है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी किसी ओमेगा की तरफ गलत नज़र से नहीं देखूंगा। अगर मैंने ऐसा किया बिना तो आप मेरे हाथ पैर मुँह जो काटना चाहे काट सकते, पर अब मुझे पिटवाइए मत। मैं सच में बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ, मैं बुरी तरह से थक गया हूँ सच में। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, महाराज आप समझाइए ना अपने पेट को। ईबो जिसने अपना मुंह मोड़ लिया, उसे वेंचाओ वैसे ही बिल्कुल नहीं पसंद है। उसने जान को टच करने की कोशिश की थी, वो कैसे ऐसे घटिया इंसान को माफ़ कर दे, उसका बस चले तो इसे जान से ही मार दे, लेकिन नहीं, बच गया ये, क्योंकि पिछली बार जो हाथ पैर तोड़े थे इसका इलाज करवा के इसको सही करवा दिया गया है। सान ने फिर से उन्हें ओमेगास की तरफ देखा और कहा, क्या कहा मैंने, ले जाओ इसे। वो ओमेगास वहाँ आई और वेंचा को खींचते घसीटते हुए वहाँ से ले गई। वो मूवमेंट बड़ा फनी था, वो झटपटा रहा था, ओमेगा से छूटने की कोशिश कर रहा था और वो इतने कमज़ोर ओमेगा से उसे ज़बरदस्ती खींच ले जा रहे थे। सान सोच रहा था कि लो, इसे सबक सिखा दिया गया है। सान की कभी कोई इंटेंशन किसी को मारने की हुई नहीं। जो ज़्यादा ईविल स्पिरिट होती है उसे वो तुरंत मार देता है और उसे वो दिखता भी है, उसकी एनर्जी से ही महसूस हो जाता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता, वो सबको नहीं मार सकता। ऐसे तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ बुराई है। तो अगर वो उस बुराई को ख़त्म कर सकता है तो वही करेगा। वेंचाओ के अंदर बस एक ही बुराई है कि वो पैसों का बड़ा घमंड करता है। दूसरी बात, वो अपने से कमज़ोर का कभी सम्मान नहीं करता है। ये दोनों चीज़ें अगर वो सीख जाए तो हो सकता है कि वो एक अच्छा राजा बने फ्यूचर में। सान बस एक कोशिश कर रहा था इस गधे इंसान को सुधारने की, थोड़ी सी बस, लेकिन इसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो दूसरी बार नहीं सोचेगा इसे मारने से पहले। उसके लिए तो ये चींटी बराबर है, लेकिन फिर भी चींटी का भी अपना महत्व होता है, उसकी अपनी लाइफ होती है। सान को अपनी सोच में मग्न देखकर ईबो ने कहा, सान ने कहा, ईबो ने फिर पूछा, तुम क्या अब सोने जाने वाले हो? सान ने मुस्कुराया, ईबो की तरफ देखा, उसकी तरफ बिल्कुल झुक गया, उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। ईबो भी उसको किस रिटर्न कर रहा था। उन दोनों के एक अच्छे हॉट डीप किस के बाद में वो दोनों अलग हुए। सान ने कहा, क्या चाहते हो कि मैं रूम में जाऊं और तुम्हें पनिश करूं? ईबो ने कहा, पनिश? किस बात का पनिश? मैंने तो कुछ भी नहीं किया इस बार। उसके माथे पर शिकन थी। सान ने उसके आईब्रोज के बीच में अपनी उंगली रख के उसके माथे को थोड़ा मसाज करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, क्या मैं तुम्हें बिना किसी गलती के भी प्यार नहीं कर सकता? ईबो अब स्पीचलेस था, क्योंकि ये सारी शेमलेस हरकतें उसकी हैं, सान कर रहा है, तो उससे अजीब भी लग रहा है और शर्म भी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा परवट होते जा रहे हो सान ने कहा, अच्छा तुम होते हो तब नहीं क्या, तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना। ईबो, जो कि उसे बोल रहा था कि मुझसे दूर रहो, ईबो वहाँ से भाग गया। तब वहाँ पर फैंशिंग आया। फैंशिंग जो कि अपने बाबा के बाल में बैठ गया। उसने कहा, हाँ ईबो बाबा आपको भाव नहीं देते हैं ना बाबा। सान ने उसको देखा, मतलब ऐसे कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। सान ने कहा, किसने बोला तुम्हें? वो मुझे भाव क्यों नहीं देगा? फैंशिंग ने कहा, नहीं बाबा, वो आपको भाव नहीं देते, आप ना एक बार एक चैलेंज करता हूँ आपको। सान ने कहा, मुझे चैलेंज करोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे हार जाऊँगा? फैंशिंग ने कहा, मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि आप हार जाओगे। फैंशिंग बड़ा मुस्कुरा के ये बोल रहा था। सान ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। फैंशिंग ने कहा, तो आपका चैलेंज ये है कि आपको बाबा को जाके चिड्यूस करना है उनकी मलजी के साथ में। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं मान जाऊँगा कि आप बेस्ट हो, नहीं तो ईबो बाबा बेस्ट है। ऐसा कर वो तो भाग गया। सान उसे पकड़ने वाला था कि ये बच्चा क्या बोल के गया अभी, ईबो बाबा बेस्ट है, वो नहीं है बेस्ट। सान ने ठान लिया कि इस फैंशिंग के बच्चे को वो बता कर रहेगा कि वो कितना बेस्ट है। सिड्यूस, लेकिन सान सोच रहा था सिड्यूस करूँगा, ठीक है करेगा, अब करेगा। तो वो अब ईबो को ढूंढने लगा। ईबो जो कि काफ़ी लोगों के बीच में खड़ा था और वहाँ पर बातें कर रहा था शादी से रिलेटेड, क्योंकि शादी नेक्स्ट डे होने वाली है, काफ़ी दिन हो चुके हैं और शादी बहुत जल्द होने वाली है। तो सान जो कि उसके पीछे खड़ा था वो वहाँ आया, उसके बम पर स्लैप किया और कहा, बाओ बाओ। ईबो जो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया अब कि सबके सामने उसे ह्यूमिलेट किया है सान ने। उसने सान को धक्का दे दिया दीवार के ऊपर और कहा, सान ने उसे फ्लिप कर दिया। उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन किया और कहा, क्या हुआ बाबा, तुम क्या यहीं कुछ करना चाहते हो? ईबो ने उसे धक्का दिया। ईबो को ना गुस्सा आ गया था तो वो वहाँ से चला गया। सान ने सोचा, और कैसे से ड्यूस करूँ मैं इसे गुस्सा क्यों आया है?
बाकी सब लोग बस अपना सर झुकाए खड़े थे क्योंकि उनके गाल लाल हो गए थे। उन्होंने सब कुछ देखा है। सन कितना बड़ा वाला पर्वत है, मतलब सबके सामने कितना प्योर इंसान बनता है ये। और अब देखो, इससे अच्छा तो उसका ड्रैगन है, कम से कम सबके सामने तो फ्लर्ट नहीं करता है ना ईबो के साथ में। सच में वो लोग सोच रहे थे कि ये सच में फीनिक्स किंग है। सान जो कि अब ईबो को दोबारा ढूंढने लगा। ईबो जो कि अपने दोनों फादर के साथ में बैठा था, मतलब सान के फादर और उसके फादर के साथ में बैठकर बातें कर रहा था। सान वहाँ भी आया। उसने कहा बो। ईबो जो चिढ़ गया, उसने कहा सान हम कुछ बात कर रहे हैं, तुम्हें बात करनी है, तुम भी आगे करो। सान वहीं आ गया, ईबो के पास बैठा। उसने ईबो की कमर को अपने हाथ से रैप कर लिया। ईबो ने कहा सान ने कहा क्या हुआ बाबा आपको कोई परेशानी अगर मैं मेरे हस्बैंड को ऐसे टच करूँ तो? अब उसके पिताजी क्या बोले, मतलब उन दोनों को शर्म आ रही है अपने बच्चे की ऐसी हरकत देखकर। शावी ने कहा नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। ईजा ने भी कहा परेशानी तो मुझे भी नहीं है, पर बेटा परेशानी शायद ईबो को हो सकती है, तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। सर ने कह दिया हाँ वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे जहाँ चाहे जब चाहे छू सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सांजो की थोड़ा घमंड के साथ बोल रहा था, प्राउडली। ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। सान ने कहा बो मेरे साथ चलो ना प्लीज़। वो इतने प्यार से बोला था तब भी ईबो नहीं पिघला, क्योंकि अभी जो कांड वो करके आया है वो उसके ऊपर पानी डालने वाला, मतलब एकदम ऐसा था कि भाई उसको तो हिला दिया। और दूसरा ये वाला